नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर देखेंगे। आपका आधुनिक भारत जो स्वतंत्रता आंदोलन था, स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, राज्यों का जो पुनर्गठन होता है तो उससे संबंधित चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा 12 पेजेस हैं, तो लगभग 12 या 11 पेजेस हैं। ठीक है, तो 5 और 6 पेजेस करके हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ जैसे ही आप लोगों का जो लेक्चर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, 2 लेक्चर में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, उसी में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। देखिए, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, जैसे हमारे भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो राज्यों का संघ किसे मतलब भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया था। राज्यों का संघ कहने के 2 कारण थे। पहला, भारतीय राज्यों के बीच किसी भी सौदेबाजी या समझौते, मतलब कहने का मतलब है कि भारतीय राज्यों के बीच या सेंटर के बीच कोई ऐसा वो नहीं है कि एक चीज़ें समझौते का परिणाम है। दूसरा, संघ का कोई भी राज्य भारत से अलग या स्वतंत्र नहीं हो सकता। भाई 2 चीज़ें आती हैं। जैसे राज्यों का संघ होने का मतलब है कि ये कोई समझौते बस एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं। ठीक है, या कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे कोई स्टेट चाहे आज की डेट में कि अलग होना तो अलग नहीं हो सकता। तो ये बात कही। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। परिसंघ तथा संघ दोनों प्रणाली में केंद्र के साथ राज्य का अस्तित्व जो सम्मेलन होता है। दोनों में अंतर बस इतना होता है, केवल इतना होता है कि जहाँ परिसंघ में, ध्यान रखिएगा, केंद्र में राज्य केंद्र के साथ किसी संधि समझौते के तहत शामिल होता है। भाई परिसंघ में क्या होता है? समझौता है, सेंटर और स्टेट के बीच में समझौता या संधि होती है, इसके तहत शामिल होता है। जबकि जब वो चाहे अपने संधि से अलग हो सकता है, परंतु संघ के संदर्भ में राज्यों को यह स्वतंत्रता नहीं मिलती। भाई परिसंघ का मतलब अलग हो सकते हैं, संधि है, और जबकि संघ में क्या होता है, अलग नहीं हो सकते और ये संधि का परिणाम नहीं है। ठीक है, संघ के संदर्भ में राज्यों को स्वतंत्रता नहीं मिलती, चाहे वो राज्य से अलग हो जाएं। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र वर्णित किए गए। जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र, जैसे जो स्टेट्स हैं उनके जो क्षेत्र होते हैं उनको मिला लीजिए। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो यूटीज़ होती हैं, यूनियन टेरेटरीज, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित या कहीं से ग्रहित किए गए हैं, ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, परिसंघ जहाँ एक अस्थायी व्यवस्था होती है। परिसंघ क्या होता है? जहाँ एक अस्थायी व्यवस्था होती है वहीं पर एक संघ स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, संघ क्या है? संघ व्यवस्था स्थायी व्यवस्था है, मतलब इसको खत्म नहीं होती कुछ समय के बाद में। और परिसंघ जो है अस्थायी व्यवस्था है। भारत संघ के तहत प्रत्येक राज्य जो है क्षेत्रों का नाम, उसके उनके तहत आने वाले क्षेत्रों का विस्तृत वर्णन जो है अनुच्छेद 1 के तहत किया गया। प्रथम अनुसूची में ये चीज़ें उपबंधित की गई हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया है कि संसद विधि बनाकर संघ के नए राज्यों का प्रवेश, उनकी स्थापना कर सकती है। इसके लिए सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाना आवश्यक है, लेकिन इसकी शक्ति जो है संसद को प्रदान की गई। भाई जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो संसद करेगी। ठीक है, अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्यों से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, भाई कहीं ना कहीं जैसे आंध्र प्रदेश जो है तेलंगाना में विभाजित हो गया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2 राज्यों में विभाजित हो गया। ठीक है, या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर एक राज्य क्षेत्र को बनाना, कई प्रांत मिलकर एक बड़े राज्य का निर्माण करें। किसी क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्यों के निर्माण करने की शक्ति, ये सारी की सारी शक्तियाँ किस में है? आर्टिकल 3 में, अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अब देखिए जो संसद होती है, संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, तो सभी ठीक है। ठीक है, साथ ही इसके साथ राज्यों की सीमाओं में उनके नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। जैसे मान लीजिए उसका नाम, स्टेट का नेम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है तो उसको भी चेंज कर सकती है संसद।
उपरोक्त प्रयोजनों के लिए राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब है इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है, पूर्व स्वीकृति चाहिए होती है। ठीक है। भारत राज्य क्षेत्र का अध्यर्पण करना हो तो संविधान में संशोधन आवश्यक होगा। ठीक है। यदि किसी सीमा विवाद को निपटाया जाता है तो राज्य क्षेत्र का अध्यर्पण नहीं होगा। ठीक है। तक यह कार्यपालिका का अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 3 में और क्या चीज़ है कि इसमें जैसे नए राज्यों के निर्माण पहले से विधान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन प्रावधान है। और संसद सदस्य जो होते हैं, संसद बहुमत, साधारण बहुमत जो होता है, सिंपल मेजॉरिटी जो होती है, तो उसके माध्यम से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकती है, जिससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना संसद के किसी भी सदन में नहीं लाए जा सकते। मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस प्रक्रिया में राज्य विधायिका के दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए, उसके क्रियान्वित करने के लिए संसद बाध्य नहीं है। अगर राज्य कोई सजेशन देता है तो संसद या सेंटर उसके लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि जिसे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण या गठन, प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नामों में, क्षेत्रों में परिवर्तन या सीमाओं में परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, के अंतर्गत बनाई गई विधि जो होगी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। इसके लिए साधारण विधेयक की तरह बहुमत द्वारा पारित किया जाने, मतलब सिंपल मेजोरिटी के तहत चाहिए होता है। ठीक है। अब जैसे कुछ संघ और उसके राज्य के कुछ जैसे आर्टिकल है उनको देख लीजिए। भाग 1 में हमारे यहाँ प्रावधान किया गया अनुच्छेद 1 में संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र है, संघ का नाम एवं क्षेत्र। सेकंड में क्या है, सेकंड में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना। 2 का में क्या है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त हो जाना। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के सीमाओं, नामों में परिवर्तन। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिए वर्तमान संविधान की अनुसूची, पहली अनुसूची में ध्यान रखिएगा, पहली अनुसूची में 29 राज्यों एवं 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब देखिए इस समय जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम होने के बाद आगे पीछे हो गया। ठीक है। तो 9 आपके संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। ठीक है। और एक स्टेट को कम कर दीजिए। ठीक है। तो इसमें है क्या कि जैसे 7वें संविधान संशोधन 1956 में पूर्व संबद्ध 4 राज्यों की श्रेणियां थी, कि जैसे मतलब 1956 से पहले क्या था, 1956 में हमारे देश में 4 श्रेणियां थी। आज पहली ए श्रेणी में क्या आता था, इसमें ब्रिटिश प्रदेशों को रखा गया था, जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रांत हो गया, उड़ीसा हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। तो ये सारे के सारे आ श्रेणी के अंतर्गत राज्य आते थे। बा श्रेणी के अंतर्गत राज्य कौन कौन से हैं, इस श्रेणी में 1947 के पूर्व ब्रिटेन द्वारा शासित कुछ क्षेत्र, बड़ी बड़ी देशी रियासतें शामिल की गई थी, कि जो निम्नलिखित थी, कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गई रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत हो गई, हैदराबाद रियासत हो गई, मैसूर राज्य हो गया, पटियाला हो गया, पूरी पंजाब की रियासतों का संघ हो गया, राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, ट्रावणकोर हो गया, कोचीन हो गया, कोचीन और बिंदु प्रदेश हो गया। तो ये 20 श्रेणी के अंतर्गत जितने स्टेट थे वो आते थे। अगली सी श्रेणी या सा श्रेणी के अंतर्गत राज्य कौन कौन से आते थे, इस श्रेणी में निम्नलिखित प्रदेश शामिल किए गए थे, जैसे अजमेर है, भोपाल है, बिलासपुर है, कूच है, कुर्ग है, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। तो ये सारे के सारे जो स्टेट आते थे तो वो आपके सी श्रेणी के अंतर्गत आते। और दा श्रेणी के अंतर्गत राज्य कौन से आते थे, इस श्रेणी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया था। ठीक है। अब जैसे ध्यातव्य है कि 1956 से पूर्व प्रथम अनुसूची में भाग आ, बा, सा राज्य आते थे और अर्जित किए गए राज्यों को भाग दा में रखा गया था। तो ये कुछ प्रावधान थे। ठीक है। अब अगली चीज़ क्या देखते हैं, छोटे राज्यों का मुद्दा, कि जैसे छोटे छोटे राज्य थे इनका एकीकरण किस तरीके से किया जाए। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार की भूमिका में बदलाव भी आते हैं। ठीक है। अब राज्य ने शुद्ध विधि व्यवस्था कायम रखने वाली एजेंसी से बात करके विकास प्रयोजक संगठन का स्वरूप धारण कर लिया। इस कार्य के लिए ज़्यादा विस्तृत सरकारी मशीनरी की आवश्यकता होती है। इस मामले में छोटे राज्य कारगर साबित हो सकते थे। ठीक है। राजकोषीय व्यवस्था में छोटे राज्य और ज़्यादा कारगर साबित होते थे। राज्य की जनता जो है, जनता की प्रमुख आवश्यकताओं जैसे मांगों और समस्याओं की ओर पहले न लाए हों। ठीक है। लेकिन हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने, ठीक है,
तो समस्याओं की पहले की अपेक्षा जैसे छोटे होने के चलते वह ज़्यादा धन देकर हल कर सके और पूर्ति कर सकते हैं। भले ही जैसे उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं अच्छे परिणाम सामने आए हैं और ज़्यादा स्वरूप जो प्राथमिकताएं हैं वो अच्छे से निखर कर आएंगी। भारत में केंद्रीकरण की समस्या जो है केंद्र और राज्यों के बीच नहीं है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में नहीं है, बल्कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में है। वह समस्या छोटे राज्यों में कम होगी, प्रशासनिक गुणवत्ता अच्छी होगी। भाई ये बताया जा रहा है कि छोटी चीज़ों को, जैसे छोटे स्टेट होते हैं तो उनमें चीज़ें अच्छी होती हैं, प्रशासनिक ढांचा अच्छा होता है, पदानुक्रम कम होने की संभावना होती है, जिससे निर्णय लेने वाले को प्राप्त होने वाली सूचना की गुणवत्ता में सुधार भी होता है, ठीक है। अब देखिए छोटे राज्य की हानियों को देख लेते हैं कि छोटे राज्य के कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। जैसे इसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय असंतुलन की बढ़ोतरी होगी, मतलब क्षेत्रीय असंतुलन हमें देखने को मिलता है। जहाँ तक ढांचेगत सुविधाओं का प्रश्न है तो झारखंड में कृषि भूमि का अनुपात कम है, वनों और खनिजों की बहुतायत है। बिहार में कृषि भूमि तो है परंतु वन और खनिज नहीं है, तो ये ऐसी समस्या है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा है, वहाँ यातायात, शिक्षा आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं कम हैं। उद्योग प्रायः नगण्य हैं, ये सारी चीज़ें। उत्तराखंड का पर्यटन ही एकमात्र राजस्व का जरिया है। तो ये छोटे राज्यों की अनेकों समस्याओं को बताया जा रहा है। अब देखिए अलग राज्यों की मांग की बात कर लेते हैं। तो देखिए नए राज्यों के निर्माण के लिए अनेक मांगें उठती हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ महाराष्ट्र, बोडोलैंड असम, गोरखालैंड पश्चिम बंगाल, कोडगू कर्नाटक, पांडिचेरी, दिल्ली बुंदेलखंड, हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश के इत्यादि। ये लोग रह रहकर अलग अलग समय पर अलग राज्यों की मांग करते हैं। एक अनेकतावादी समाज में नए राज्यों के गठन से नए नए राज्यों के गठन की मांग भी बढ़ने लगती है। वर्तमान में 7 राज्यों की मांग चल रही है, ठीक है। पूर्वांचल, हरित प्रदेश, बुंदेलखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, विदर्भ, सौराष्ट्र, तो इन राज्यों की मांग चल रही है। इनकी राजधानी और भवनों को बनाने में अत्यधिक अनुपयोगी व्यय होगा। भाई कहने का मतलब ये, अगर हम नए स्टेट बना देंगे तो इनकी राजधानी बनानी पड़ेगी, इनके भवनों को बनाना पड़ेगा, तो ये फालतू का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। केवल नए राज्यों को बनाने से भारत की समस्याओं हल करने के लिए लामबंद नहीं मिल पाएगा। उत्तर पूर्व का यह उदाहरण दर्शाता है कि छोटे राज्यों से अधिक निष्पादन सुधार नहीं आ जाते, ठीक है, यह बात कही जाती है आलोचकों के द्वारा। इससे राज्य और केंद्र के बीच नए झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये कुछ बातें हैं छोटे राज्यों बड़े राज्यों के बीच में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो यह दोस्तों 2 लेक्चर में हम लोग इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे और अगले अगले लेक्चर में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसके PDF जैसे ही 2 लेक्चर के बाद यह आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो BO मेंस, UP PCS मेंस और UP PCS मेंस 2020 के लिए जो चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, BO का ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।